हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूपी वाली फिजिक्स में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके लिए थर्ड लेसन विद्युत विभव तथा विभवांतर। और इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो देखिए, एक बिंदु O है। हमने माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। जब किसी बिंदु पर कोई धनावेश रखा जाता है तो उस बिंदु के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो माना इस बिंदु के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी पर O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विभव की गणना करनी है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि इसको हम आगे की ओर और ले जाते हैं B से A दूरी तक। देखिए यहां पर जो बल की दिशा होगी, हमने एक यहां परीक्षण आवेश लिया था Q0। यहां पर जो बल की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो धनावेश है ये इसका मान निश्चित है और A एक निश्चित मात्रा में है और जो Q0 है ये नगण्य आवेश है, ना के बराबर है। तो यह जो बड़ा आवेश है यह छोटे आवेश पर बल लगाएगा और चूंकि ये दोनों एक ही तरह के, एक ही प्रकृति के आवेश हैं, इसलिए यह आवेश इसको बाहर की ओर धकेलेगा। तो हमने माना कि इसको dx दूरी तक विस्थापित करते हैं। तो dx दूरी तक विस्थापन करने पर कितना कार्य होगा और उसी कार्य से हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जब जो परीक्षण आवेश है वो माना कि A पर है वैद्युत क्षेत्र में, प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ये परीक्षण आवेश A पर है और यहां O से B के बीच की जो दूरी है वो x है और B और A के बीच एक सूक्ष्म दूरी dx है। तो A से B तक परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में किया क्या कार्य? ध्यान रखना है, परीक्षण आवेश को जब हम अंदर की ओर लाएंगे तो अंदर की ओर लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और बाहर की ओर ले जाने पर किया गया कार्य धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण है। तो ये तो स्वयं इस पर बाहर की तरफ बल लगा रहा है, लेकिन हम इसको विपरीत दिशा में ला रहे हैं तो कार्य ऋणात्मक होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जब ये परीक्षण आवेश B पर रखा है, B पर, तो B पर रखे होने पर इस पर बल कितना लगेगा? O और B के बीच की दूरी x है। तो बिंदु B पर जब परीक्षण आवेश होगा तब कितना बल कार्य करेगा? तो इसको हम ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से। तो देखिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम लगा करके हम पता करेंगे कि बल कितना लग रहा।
तो ये F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 पहला आवेश कौन सा है, प्लस Q, और दूसरा आवेश कौन सा है, Q0, अपॉन बीच की दूरी कितनी है, O से B के बीच की दूरी x²। तो अगर कोई परीक्षण आवेश B पर रखा है तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन x² होगा। अब यदि हम ये माने कि ये परीक्षण आवेश को हम A से B तक खिसका करके लाए और रख दिया, तो जब रखा था तो बल तो इतना लग रहा था, लेकिन अगर A से B तक हम इस परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, A से बिंदु A से परीक्षण आवेश को B तक ला रहे हैं, मतलब dx दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, तो विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे Q0 को A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू dx, बल गुणा विस्थापन। लेकिन हम इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में ला रहे हैं, प्रतिकर्षण के विरुद्ध ला रहे हैं, इसलिए दूरी को रखना है क्या, ऋणात्मक। जो ये दूरी है, विस्थापन है, इसकी दिशा होगी विपरीत दिशा में, तो माइनस रखना है। अब इसमें हम जो किया गया कार्य है इसमें F का मान रखते हैं, तो W बराबर F का मान रखेंगे यहाँ पे 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन x² इंटू माइनस dx। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यह किया गया जो कार्य होगा वो dW होगा। dW क्यों होगा, क्योंकि हम सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, और सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित किया जा रहा है तो किया गया कार्य भी सूक्ष्म ही होगा, तो यहां dW लेना है। अब हम अगर इस परीक्षण आवेश को अनंत से लाएं, अभी तो हमने एक छोटी सी जगह के लिए निकाल लिया कि A से B तक dx दूरी तक विस्थापित करें तो कार्य कितना होगा। मान लीजिए ये जो बिंदु है ये अनंत पे है, और अनंत से किसी परीक्षण आवेश को अगर हम बिंदु P तक लाते हैं तो P तक लाने में कुल कार्य कितना होगा। तो यहां अगली कंडीशन क्या हो रही है, यदि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाया जाए तब किया गया संपूर्ण कार्य, तो ये कार्य होगा इंटीग्रेशन dW इक्वल इंटीग्रेशन। देखिए जब संपूर्ण लगाते हैं, संपूर्ण निकालते हैं, तो कुल कार्य को हमें जोड़ना पड़ेगा, और जो जोड़ होता है, जो सम होता है, उसको हम समाकलन से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हम कार्य का करेंगे समाकलन, तो यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, तो dW और इक्वल में यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाने के बाद 1/4πε0 आगे Q इंटू Q0 अपॉन x² dx, और ये जो माइनस का चिन्ह है ये आ जाएगा यहां आगे। अब हमें इसका करना है समाकलन, तो इसमें देखिए 1/4πε0 एक कांस्टेंट राशि है जिसका मान होता है 9 गुणा 10⁹, तो ये मान तो नियत है। अब यहां पर जो Q लेंगे ये भी मान देखिए, यहां पर हमने पहले ही कहा था कि जो आवेश होगा
ये नियत मान इसका भी रहेगा। और परीक्षण आवेश तो वैसे भी कांस्टेंट है क्योंकि ना के बराबर हम लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट राशियां हैं, जो अचर राशियां होती हैं, इनका समाकलन नहीं होता है, तो इनको समाकलन के बाहर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dw इक्वल -1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट, और यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा 1/x² dx। यहाँ x² क्यों ले लिया? क्योंकि देखिए x के आगे d लगा हुआ है, अर्थात d के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। d x में लगा हुआ है, इसका मीन्स है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है। साथ में हमें यह ध्यान रखना है कि इनकी लिमिट क्या बनेगी। जब समाकलन करते हैं तो साथ में उसकी लिमिट भी रखी जाती है। तो हमने क्या क्या कहा कि परीक्षण आवेश को अनंत से, अगर इस आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं, कहां तक? P दूरी तक। P मतलब O से लेकर के R दूरी तक। तो जब अनंत से हम परीक्षण आवेश को R दूरी तक लाते हैं, तो शुरुआत कहां से की? अनंत से। तो यहाँ प्रारंभिक लिमिट रखेंगे और अंतिम लिमिट रखनी है यहाँ पे R तक ला रहे हैं, तो यहाँ R, तो यहाँ भी रखेंगे इनफिनाइट टू R। अब यहां आप ध्यान रखेंगे 1/x² इंटू dx का समाकलन नहीं आता है तो हम करके बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है समाकलन का, x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1/n+1। जो पावर x की है वही अपॉन में भी आ जाएगी। तो इसी स्थिति को यहां भी देखिए कि अगर यहां पर 1/x² है तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर -2, ये x² को हम ऊपर ले गए तो माइनस की पावर हो गई, इंटू dx इक्वल, अब इसका देखिए समाकलन क्या बनेगा, x की पावर -2 में 1 ऐड करेंगे और अपॉन में भी -2 + 1 करेंगे। अब देखिए x की घात -2 है, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा x का पावर -1, x टू दी पावर -1, और यहाँ 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1। अब जो ये x की पावर -1 है, इसको ज्यों का त्यों नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा 1/x, ये वाला, और ये माइनस का 1 पहले से है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो ये आएगा इतने का समाकलन। तो हम 1/x को हटा, x² इतना ये हटा करके उसका वैल्यू ये रखेंगे। तो देखिए आगे हो जाएगा dw इक्वल -1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट, और समाकलन क्या हुआ इसका 1/x, इसमें लिमिट रखनी है इनफिनाइट टू r, और यहां चिन्ह है माइनस का। अब ये जो माइनस है अगर हम इसको बाहर ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो इंटीग्रेशन dw इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट, ये माइनस तो प्लस हो गया तो ये बचा प्लस का 1/x, और हम आगे इसमें लिमिट रखेंगे तो x की जगह पहले रखना है अपर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट, तो x की जगह पहले रखेंगे r, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट, तो रखते हैं 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ का वैल्यू 0 होता है, तो इतने को अगर 0 रख दिया जाए तो ये बन जाएगा संपूर्ण कार्य W बराबर 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन r। तो ये तो निकाला हमने केवल कार्य, किसके लिए? जब हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाए, लेकिन निकालना क्या था, इस परीक्षण आवेश के कारण से विभव कितना रहेगा। तो देखिए अब हम देखते हैं विभव परीक्षण आवेश को बिंदु P पर लाने पर या लाने में उत्पन्न विभव
तो ये हो जाएगा V इक्वल W/Q0, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो W का जो मान आया है वो इधर रखेंगे, तो W का मान रखते हैं 1/4πε0 Q इंटू Q0/R, और अपॉन में रखेंगे Q0, Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल, तो ये V इक्वल बन जाएगा 1/, ये जो बचा है 1/4πε0 Q/R, ये आता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर हम इसके आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो अगला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब देखिए इसमें स्थिति क्या रहनी है। विद्युत द्विध्रुव आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं और ये एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर होते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो हमने एक ये विद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया और इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हमने मान लिया O है। तो इसके कारण से हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसमें दो स्थितियां संभव हैं। दो स्थितियां क्या संभव हो सकती हैं? एक, यदि विद्युत द्विध्रुव ये है तो आवेश इसके इधर या इस तरफ भी रख सकते हैं, और एक दूसरी स्थिति ये बनेगी कि यहां से हम आवेश ऊपर की ओर रख दें। ये विद्युत द्विध्रुव है और हम आवेश जो हम परीक्षण आवेश ले रहे हैं वो या तो इस ओर या इस ओर रख दें या ऊपर रख दें। तो जब हम साइड में रखते हैं इधर या इधर तो वह कहलाएगी अक्षीय स्थिति, और जब हम केंद्र से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो वो कहलाएगी निरक्षीय स्थिति। क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है अक्ष। जो ये रेखा इन बिंदुओं को मिलाएगी ये रेखा अक्ष कहलाती है। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये है अक्ष। और यदि इसके केंद्र से ऊपर की ओर एक रेखा ले लें तो वो कहलाएगी निरक्ष। तो हम पहली स्थिति देखते हैं अक्षीय स्थिति पर। तो यहां पर हम पहली स्थिति ले लेते हैं अक्षीय स्थिति। इसका प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सॉल्व करना है। हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया जिसके बिंदु A पर ऋणावेश है और B पर धनावेश है। इसका मध्य बिंदु O है। O और A के बीच की दूरी L है। O और B के बीच की भी दूरी L है। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है। R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करना है।
तो ये आपको पता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या यूज होनी है, वो आगे यूज होगी। पहले हम देखते हैं कि ये जो बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण से पी पर विभव क्या बनेगा। तो आप पहले इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, मान लीजिए यहां पर ये आवेश है नहीं है, तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव कितना होगा। अब बिंदु पी पर हम ऐसे मान लें कि यहां पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तब विभव कितना होगा। तो यह स्थिति पहले की स्थिति की तरह बन गई, जब ये आवेश को हम यहां पर ऐसे मान रहे कि ये नहीं है। क्या स्थिति बन गई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो यहां पर हम पहले निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और ये कितना हो जाएगा, तो इसको ले लेते हैं V1। V1 बराबर, अब देखिए विभव का फॉर्मूला क्या आया था, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। लेकिन यहां आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आवेश किस तरह का है। यदि आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक रहेगा, और आवेश यदि धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक रहेगा। तो यहां पर आवेश का चिन्ह लिया जाना है, तो ये आवेश माइनस का है, तो यहां पर विभव भी कैसा होगा, माइनस वाला। दूसरा विभव, अब देखिए यहां पर ये जो दूरी हमने रखी है R, इस R की जगह दूरी हमें कहां से लेनी है, इस माइनस क्यू से, माइनस क्यू से। और ये जो R दूरी है ये तो O से है, केंद्र से है। तो बताइए इस माइनस क्यू से P के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए इतनी ये तो R है, लेकिन ये इधर की L भी इसमें जुड़ जाएगी, तो यहां लिखेंगे R प्लस L। फिर निकालेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो ये हो जाएगा V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना तो ये सेम लिखना है। आवेश, अब देखिए हम प्लस क्यू आवेश के कारण से ले रहे हैं, तो आवेश कैसा है, प्लस वाला है, तो यहां पर विभव भी कैसा रहेगा, प्लस में। अपॉन ये जो दूरी है बी से पी की, ये दूरी आपको सोचना है कितनी होगी। ओ से लेकर के पी तक की दूरी आर है, और बी से पी तक की दूरी कितनी होगी, तो उसमें देखिए एल क्या होगी, घट जाएगी आर में से, तो यहां हो जाएगा आर माइनस एल। फिर हम निकालेंगे इन दोनों आवेशों के कारण से कुल कितना विभव पी पर हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम परिणामी विभव, परिणामी विभव। और ये परिणामी विभव कहां ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु P पर। तो आगे हम लिख देंगे बिंदु P पर। तो परिणामी विभव क्या बन जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए इसी तरह का एक डेरिवेशन हमने फर्स्ट लेसन में किया था, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हमने E2 में से E1 को घटाया था, और यहां पर परिणामी विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो V1 प्लस V2 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, जबकि E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी। तो सदिश में सदिश के नियमों का उपयोग किया जाता है, और अदिश अगर राशियां होती हैं तो फिर वो जुड़ेंगी। तो यहाँ V1 प्लस V2 का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ V1 की जगह V1 का मान रख देते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, और प्लस करके V2 का जो मान आया ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन है, इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन है, Q इधर भी है, Q इधर भी है, दोनों में ये सेम सेम है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। तो V इक्वल बन जाएगा
1/4πε0q, इतना हमने कॉमन ले लिया तो ये रहा माइनस का 1/r प्लस एल, -1/r+l, फिर प्लस 1/r-l, ये वाला 1/r-l यहां रख दिया। फिर आगे इसको हल करेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू, ये सेम रख दिया। इधर हम इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा r+l और आगे हो जाएगा r-l, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर r+l का जब भाग इसमें देंगे तो ये r+l से r+l तो कट जाएगा, क्या बचा r-l, और r-l का -1 में गुणा होगा तो जो r+ वाला है ये बनेगा r- का, और l जो माइनस वाला है ये बन जाएगा प्लस का। फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया। अब देखते हैं r-l, तो r-l का जब भाग इसमें देंगे तो ये r+l बचेगा, तो r+l का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा r+l। अब देखिए यहाँ पर r- का है और ये r+ का है, कट जाएंगे, ये l+ का है, ये l+ का है, l और l 2l हो जाएगा तो v इक्वल बन गया 1/4πε0q, और ऊपर बचा 2l अपॉन, इसमें देखिए वर्गांतर का सूत्र लग गया तो r² - l², ब्रैकेट को कर देंगे बंद। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो v इक्वल बन जाएगा 1/4πε0 और q का इस 2l में गुणा हुआ तो बन गया 2ql अपॉन r² - l²। अब यहां देखिए साइड में 2ql, इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P से प्रदर्शित करते हैं तो यहां लिख देंगे हम P, इतने को हटाएंगे, इतने की जगह लिखेंगे P, तो 1/4πε0 P अपॉन r² - l²। अब यहां आपको एक स्थिति और ध्यान रखनी है कि ये जो r दूरी है ये l की अपेक्षा बहुत बड़ी है, या हम ये कहें कि जो ये l का मान है ये r की अपेक्षा बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव एक छोटा सा निकाय होता है, बहुत सूक्ष्म, जो आंख से दिखाई नहीं देता। जैसे HCl, एक HCl का अणु, एक HCl में H धनायन और Cl ऋणायन, ये बहुत अल्प दूरी पर होते। आप इसको ऐसे समझिए कि एक HCl आपको आंख से तो दिखेगा नहीं, जब आंख से नहीं दिखेगा तो उनके बीच की दूरी सोचिए कितनी कम होगी। तो L का जो मान होता है वो बहुत कम होता है और R का जो मान है वो L की अपेक्षा बहुत बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं L << to R, तब जो l² का मान होगा वो r² से तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, और जब बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया तो हम l को नगण्य मान लेंगे, ना के बराबर, अर्थात 0 मान लेंगे। तो यहां से l को हटा सकते हैं तो v बराबर बचा 1/4πε0 P अपॉन r²। तो ये आता है अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पॉज करके ये भी नोट कर लें, और फिर इसके आगे हम अगली स्थिति पर चलते हैं जो कि है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कीजिए और फिर बढ़िए आगे। देखिए निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव क्या रहेगा। निरक्षीय स्थिति पर तो यहां पर हमने ले लिया एक विद्युत द्विध्रुव AB, एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका मध्य बिंदु O है, A पर -q आवेश है और B पर +q आवेश है। A पर -q आवेश है और B पर +q आवेश है।
अब इसकी हम चूंकि निरक्षीय स्थिति ले रहे हैं और निरक्ष जो है वो केंद्र से लंबवत ऊपर की ओर जाता है, तो ये हमने एक निरक्ष रेखा ले ली। एक अक्ष रेखा थी जो पिछली स्थिति में हमने समझी, अब ये निरक्ष रेखा है जो अक्ष के लंबवत रेखा है निरक्ष, और इस निरक्ष पर एक बिंदु P है जो कि केंद्र से r दूरी पर है। तो इसके कारण से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमने ये जो O और B के बीच की दूरी है ये मान ली L है और इस ओर की भी L दूरी है, तो बिंदु P पर विभव क्या रहेगा? तो एक तो देखिए माइनस Q आवेश के कारण से विभव रहेगा, एक प्लस Q आवेश के कारण से विभव रहेगा, तो विभव कुल मिलाकर के दो बनेंगे, एक प्लस Q आवेश के कारण से और एक माइनस Q आवेश के कारण से। अब जब हम माइनस Q आवेश के कारण से P पर विभव लेंगे तो माइनस Q से P की दूरी भी लेनी पड़ेगी, तो ये दूरी कितनी रहेगी? तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए यहां पर APO एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें जो O है ये समकोण है, यहां 90 अंश का कोण बन रहा, तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। यदि हम यहाँ एंगल थीटा मानते हैं तब इसमें भी देखिए यही कंडीशन बनेगी, ये लंब होगा, ये OB आधार होगा और PB कर्ण होगा। तो ऐसी स्थिति में हम एक त्रिभुज में अगर कर्ण ज्ञात करते हैं AP, तो ये क्या होगा? कर्ण AP, यहाँ O है तो AP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OP का वर्ग प्लस आधार AO का वर्ग। अब देखिए इसमें OP कितना दिया है? R स्क्वायर, और AO कितना दिया है? L, तो यहां हो जाएगा L स्क्वायर, ये तो आगे AP का स्क्वायर बराबर AP बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो जो AP का मान है ये आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसी तरह से इस ओर भी एक देखिए समकोण त्रिभुज बना है, तो इस तरफ भी कर्ण का मान यही आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण से P पर विभव। तो यहां देखिए माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और ये विभव V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन दूरी A से P की या माइनस Q से P की दूरी, तो ये हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमने ये ले लिया। अब चूंकि हम माइनस Q आवेश के कारण से विभव ज्ञात कर रहे हैं तो यहां पर ये विभव माइनस में रहेगा। फिर हम प्लस Q आवेश के कारण से P पर विभव ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव तो ये V2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां पर जो प्लस आवेश है तो ये विभव भी कैसा रहेगा? प्लस में, और ये कैसा रहा? माइनस में। अब हम निकालते हैं P पर परिणामी, मतलब माइनस Q और प्लस Q दोनों के कारण से विभव, तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा V इक्वल V1 प्लस V2। अब हम V1 और V2 के मान रखेंगे, तो V इक्वल माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
√r² प्लस l²। ये तो रखा हमने V1 का, प्लस में रखेंगे 1/4πε0 Q/√r² प्लस l²। ये रखा हमने V2 का। अब देखिए ये और ये, इन दोनों में अंतर क्या है? मान तो सेम है, एक समान मान है, बस अंतर ये है कि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। और जब बराबर मान धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो V बराबर रिजल्ट क्या निकला? 0, अर्थात निरक्षीय स्थिति पर विभव सदैव शून्य रहता है। निरक्ष पर कोई विभव नहीं रहेगा, केवल अक्ष पर ही विभव होता है। और इससे आगे अगला जो टॉपिक है विभव प्रवणता, तो जल्दी से इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए और देखिए विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता देखिए, हमने दो बिंदु ले लिए, एक ए और एक बी। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और इससे समझते हैं विभव प्रवणता क्या होती है। ये अगर दो बिंदु मान लीजिए बैटरी के हैं, बैटरी के, ये क्या है? बैटरी है एक, और बैटरी के दो बिंदु हैं। अब इन दो बिंदुओं के बीच में हमने यहां पर एक तार ले लिया, तार यहां लगा दिया। किसी भी धातु का मान लीजिए हमने एक तार लगा दिया, और एक लिया हमने वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज को मापता है। अब मान लीजिए ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी पर हम ए टर्मिनल पर वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर है ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का हम पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं रेड कलर वाला, और ये बी पर नेगेटिव टर्मिनल जोड़ रहे हैं ये ब्लैक कलर का। तो देखिए क्या होगा, ये जब बैटरी में जोड़ते हैं तो ये बताएगा यहां 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। और जब हम ये नेगेटिव टर्मिनल को इधर से ऐसे खिसकाते हैं आगे की तरफ, तो आगे की तरफ खिसकाने पर ये बताने लगेगा 10 वोल्ट। हम जैसे जैसे इसको इधर खिसकाते आएंगे वैसे वैसे इसमें जो वोल्टेज का मान है वो घटता जाएगा। यहां रखेंगे तो 10 होगा, यहां रखेंगे 8, यहां रखेंगे 7, 6, 5। जब यहीं टच कर देंगे दोनों टर्मिनलों को, ये प्लस भी यहीं टच है और ये वाला जो माइनस है ये भी यहीं टच कर देंगे, तो 0 बताएगा ये। अब हम दोबारा करते हैं। हमने क्या किया, ये नेगेटिव टर्मिनल को बी पर टच कर लिया, पॉजिटिव को ए पर टच कर लिया, वोल्ट मीटर बता रहा है 12 वोल्ट। अब ये प्लस, ये धन टर्मिनल को ए से बी की ओर खिसकाते हैं। अब हमने ए से थोड़ा इस साइड खिसकाया तो ये जो वोल्ट मीटर है ये 10 वोल्ट बताने लगेगा, और आगे खिसकाएंगे 8 बताएगा, और आगे खिसकाएंगे 7 बताएगा। ऐसे खिसकाते खिसकाते अगर बी पर ले जाएंगे तो बी पर ये 0 बताने लगेगा। अर्थात इसमें घटना क्या घट रही है, जब हम एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के पास में ले जा रहे हैं तो विभव घट रहा है। जैसे जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी घटेगी, दोनों टर्मिनलों के बीच की दूरी घटेगी, वैसे वैसे विभव भी घटेगा। अर्थात हम कह सकते हैं दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होता है। अगर ये धनात्मक तार हमने इधर टच कर दिया तो ए की अपेक्षा यहां पर जो विभव है पहले से कम रहेगा। तो विभव में परिवर्तन किसके साथ हो रहा है, ये दूरी में परिवर्तन होने के साथ साथ। तो विभव प्रवणता क्या कहलाती है, विभव प्रवणता दूरी
परिवर्तन की समय दर को, दूरी परिवर्तन की समय दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो दूरी परिवर्तन हमने मान ली कि यहां से यहां तक जो हमने तार को खिसकाया ये दूरी डेल्टा एक्स है, और जब हमने तार को खिसकाया तो खिसकाने पर विभव में परिवर्तन, तो विभव प्रवणता बनेगा, विभव प्रवणता दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन, अर्थात हम कह सकते हैं विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। मान लीजिए यहां से यहां तक की जो दूरी है हम खिसका के ले गए तार को, वो डेल्टा एक्स है, और यहां से यहां तक जब हम टर्मिनल को ले गए तो विभव में परिवर्तन हुआ v, तो यहां पर विभव में परिवर्तन डेल्टा v अपॉन दूरी में परिवर्तन डेल्टा x, ये आएगा विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन का अनुपात। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। यहां पर मान लेते हैं एक बिंदु O है और O से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया Q। अब इस परीक्षण आवेश का P पर जो विभव है वो विभव यदि हम Q नॉट को और आगे ले जाते हैं dx दूरी तक या डेल्टा x दूरी तक, तो यह विभव कम हो जाता है। तो दूरी में परिवर्तन हुआ और साथ साथ यहां से जब यहां आया तो विभव में भी परिवर्तन हुआ। तो विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन का अनुपात ही क्या है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आवेश को हम विद्युत क्षेत्र की तरफ ला रहे हैं, अब विद्युत क्षेत्र की तरफ लाएंगे तो यह विभव ऋणात्मक रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि विभव प्रवणता दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर है। विभव प्रवणता दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर है, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए ये जो मान है वो विद्युत क्षेत्र के पास में परीक्षण आवेश को ले जाने के कारण से बदल रहा है। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को ले जाने के कारण से बदल रहा है, तो यह विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो E बराबर हम लिखेंगे माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स। यदि हम दो प्लेटें ले लेते हैं, इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कुछ आरोपित कर दें, मान लीजिए यह विद्युत क्षेत्र E है। यदि इन प्लेटों के बीच का जो विभव है ये धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक प्लेट है, और इन प्लेटों के बीच का विभव V है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, तब यहां पर सूत्र बन जाएगा E बराबर V अपॉन D। तो इस तरह से हम विभव प्रवणता का ये सूत्र का उपयोग करेंगे। यहां पर भी हमें माइनस रखना है। अब हम मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए